हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यूनिट नंबर थर्ड, जिसका पार्ट है, जिसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड रेफ्रिजरेंट्स। तो इस यूनिट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड पार्ट बी में पढ़ेंगे हम रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसके पहले जो हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन साइकिल। उसमें पढ़ा था हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल। और आज हम पढ़ेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल या वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो आज यूनिट नंबर थर्ड के पार्ट ए में जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन कंपैरिजन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेशन सिस्टम, देन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रेफ्रिजरेंट absorption mixer, then temperature concentration diagram, then enthalpy concentration diagram। उसके बाद से पढ़ेंगे adiabatic mixing of two streams, then पढ़ेंगे अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, लास्ट में पढ़ेंगे लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर थर्ड के पार्ट ए में। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट में से टॉपिक बहुत लिमिटेड है और बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है जो कि पेपर में हमेशा पूछे ही जाते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द फिगर लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल वाटर अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ थ्री फ्लूइड सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट इन ब्रैकेट इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट sketch explain in brief the working principle of practical vapor absorption refrigeration system obtaining an expression for maximum COP of the site। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगातार इस यूनिट के से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आगे टॉपिक सारे टॉपिक्स में आपके ये सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो मेरे साथ बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहिए, आपको सारे टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब बात है कि ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजेस हीट एनर्जी इंस्टीड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम in order to change the condition of the refrigerant required for the operation of the refrigeration cycle। अब होता क्या था कि इसके पहले हम लोग इसके प्रीवियस यूनिट में जब हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो साइकिल में हीट एनर्जी इन वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट की कंडीशंस को चेंज करने के लिए, रेफ्रिजरेशन कंडीशंस का मतलब कि रेफ्रिजरेंट कभी लिक्विड फेज में होगा और कभी वो वेपर के फेज में होगा। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कंडीशंस को चेंज करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते थे। बट इन केस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि हम पढ़ रहे हैं, वहां पर हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। तो दोनों में मेन डिफरेंस या बिग डिफरेंस यही है कि इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम वहां पर हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते थे फॉर चेंजिंग द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। बट इन केस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यहाँ पर हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं फॉर चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट। इट मींस अगर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फेज में करना है या वेपर फेज में करना है तो इसके लिए हम हीट एनर्जी का यूज करेंगे। अब बात आ रही है कि हम कैसे यूज करेंगे हीट एनर्जी। तो होता क्या है कि इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कम में एक एब्जॉर्बर, एक पंप और एक जनरेटर और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाते हैं जो कि कंप्रेशर को रिप्लेस करता है। होता क्या था कि जो वेपर कंप्रेशन साइकिल था तो वहां पर हम क्या करते थे, कंप्रेसर का यूज करते थे फॉर कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। बट इन केस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये जो कंप्रेसर है वो एक एब्जॉर्बर, एक पंप, एक जनरेटर और एक प्रेशर वाल्व के थ्रू रिप्लेस हो जाता है।
So these component in vapor absorption system perform the same function as that of a compression in vapor compression system. तो ये जो चारों डिवाइसेस है ये मिलके वही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वही काम करते हैं जो कि वेपर में कंप्रेशर द्वारा किया जाता था। समझ में आ गई बात? इट मीन कंप्रेशर में जो वेपर कंप्रेशन साइकिल थे वहां पे कंप्रेशर का जो मेन फंक्शन था वो था वेपर को कंप्रेस करना। तो वो ही मेन फंक्शन जो है अब किसके द्वारा किया जाएगा? एक ऑब्जर्वर के द्वारा, एक पंप के द्वारा, एक जनरेटर के द्वारा, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के द्वारा। And in this system, the vapor refrigerant from the evaporator is drawn into an absorber. ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है कि इवापोरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्बर में जाता है, जहां पर वो वीक सॉल्यूशन के द्वारा, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। देन दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पंप टू जनरेटर वेयर इट इज हीटेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए इसके डायग्राम को देखते हैं पहले। ये इसके मेन कंपोनेंट क्या है? कंडेंसर, ठीक है, रिसीवर, इवोपरेटर। अब यहाँ पे क्या लगता था? एक कंप्रेशर। तो उस कंप्रेशर को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? एन ऑब्जर्वर, अ पंप, ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और एक जनरेटर। तो इस चार डिवाइस के द्वारा उस कंप्रेशर को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब इसकी वर्किंग में होता क्या है देखो। द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कहां पर पहुंचेगा? एब्जॉर्बर में। कहां पहुंचेगा? वो एब्जॉर्बर में। ठीक है, जैसे ही एब्जॉर्बर में आएगा यहाँ पर वीक सॉल्यूशन के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वहां पर क्या बन जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। वहां पे क्या बन जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को पंप के द्वारा हम कहाँ भेज देते हैं? जनरेटर में। इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को इस पंप के द्वारा कहाँ भेज देंगे? हम जनरेटर में। वहां पर जनरेटर क्या करेंगे? ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है इसको हीट सप्लाई करेंगे। और जो हीट सप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे? बाय हीटिंग कॉइल या फिर सम एक्सटर्नल सोर्स। अब जैसे ही यहाँ पर जनरेटर में इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हीट सप्लाई करेंगे, द वेपर रेफ्रिजरेंट इज ड्रिवन ऑफ बाय द सॉल्यूशन एंड एंटर इनटू द कंडेंसर। तो यहां से क्या होगा? जो वेपर रेफ्रिजरेंट होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? कंडेंसर में। कहाँ पहुंच जाएगा? कंडेंसर में, जहां पर कि कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ये हीट को रिजेक्ट करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर ये हीट एटेंट रिमूव करेगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये जो लिक्विड अमोनिया है यहाँ से वो क्या करेगी? दिस लिक्विड रेफ्रिजरेंट देन फ्लोस इनटू द इवोपरेटर एंड द साइकिल इज कंप्लीटेड। तो इसके बाद जो ये इवोपरेटर कहाँ पहुंचेगा? जो रेफ्रिजरेटर कहाँ पहुंचेगा? इस रिसीवर से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? इवोपरेटर में। इस तरीके से एक साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगी। वेट, ठीक है। अब इसी को, ये सारा परफॉर्मेंस था जो सारे ऑपरेशन से मैंने दिखाया था, यही सेम ऑपरेशन किसके लिए है? ये सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ये किसके लिए है? सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल या सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जो कि इस डायग्राम में बना हुआ है। जो मैंने अभी आपको वर्किंग बताई, सेम वर्किंग वो इसके लिए है। और यहीं पर थोड़ा सा डिटेल में है, तो मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में समझाता हूँ कि ये वर्किंग होती कैसे है। सो द सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज शोन इन द फिगर। अब इसमें क्या क्या लगा होगा फिर से बता दूं। एक एब्जॉर्बर होगा, उसके बाद से पंप लगा होगा, एक जनरेटर है, देन कंडेंसर है, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर है। ये सारे कंपोनेंट सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लगे होते हैं। यहाँ पर होता क्या है? लो प्रेशर वेपर अमोनिया लीविंग द इवोपरेटर। जो ये इवोपरेटर है यहाँ से क्या निकलेगा? लो प्रेशर अमोनिया वेपर। यहाँ से क्या निकलेगा? इवोपरेटर से लो प्रेशर अमोनिया वेपर। और वो कहाँ पहुंच जाएगा? एब्जॉर्बर में। वो कहाँ पहुंचेगा? एब्जॉर्बर में। और एब्जॉर्बर में ये जो लो प्रेशर अमोनिया वेपर है ये यहाँ पर वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बन जाएगा।
अब ये जो एक्वा अमोनिया स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनेगा, इसको पंप के थ्रू कहाँ भेज देंगे? जनरेटर में। कहाँ भेज देंगे? जनरेटर में। तो जैसे ही पंपिंग प्रोसेस के थ्रू इसको जनरेटर में भेजेंगे, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है अप टू 10 बार तक इंक्रीज कर जाता है, अप टू 10 बार तक इंक्रीज कर जाता है। देन ये जो अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, इसको जनरेटर में भेजेंगे, यहाँ पर सम एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इसको हीट किया जाएगा। तो जैसे हीटिंग प्रोसेस होगा, यहाँ से अमोनिया वेपर यहाँ से ड्रिवन ऑफ होगा, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर यहाँ से निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? ये कंडेंसर में। कहाँ पहुंच जाएगा? कंडेंसर में। और जनरेटर में क्या छोड़ देगा यहाँ पर? ये वीक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या छोड़ देगा? यहाँ पर वीक सॉल्यूशन छोड़ देगा, जो वहां पर कहाँ पहुंच जाएगा? एब्जॉर्बर में। और यहाँ से हाई प्रेशर अमोनिया सॉल्यूशन कहाँ पहुंचेगा? कंडेंसर में। वहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर है वो लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फर्दर रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाएगा, और देन वो उसको भेजेंगे एक्सपेंशन वाल्व में, जहां पर उसका एक्सपेंशन होगा, और उसके बाद से फर्दर कहाँ पहुंच जाएगा? ये इवोपरेटर में। तो इस तरीके से सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये था आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में है, वो है प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? जो मेन कंपोनेंट उनमें होता है एनालाइजर, रेक्टिफायर एंड हीट एक्सचेंजर। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम हम देख लेते हैं भाई। देखो कि इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से। देखो, एब्जॉर्बर, पंप, हीट एक्सचेंजर, जनरेटर, एनालाइजर, देन अगेन यहाँ पर रेक्टिफायर और डिहाइड्रेटर, कंडेंसर, रिसीवर, देन अगेन एक और हीट एक्सचेंजर लगा होता है, उसके बाद से एक्सपेंशन वॉल्व, और उसके बाद से इवोपरेटर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक एनालाइजर ऐड करते हैं, एक रेक्टिफायर ऐड करते हैं, और दो हीट एक्सचेंजर ऐड करते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट और ऐड करते हैं सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो भाई जब ये तीन हमने कंपोनेंट ऐड किए हैं, तो पहले देख ले इन तीनों कंपोनेंट का फंक्शन होता क्या है ना? इन तीनों कंपोनेंट का फंक्शन होता क्या है? सो पहले देखते हैं कि एनालाइजर का फंक्शन क्या है। सो एनालाइजर इट इज यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्लोइंग टू द कंडेंसर। अब कंडेंसर से जो अनवांटेड फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? एनालाइजर। देखो एनालाइजर लगा कहाँ? देखो यहाँ देखो, जब सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा तो ये कंडेंसर में जाने से पहले ही ये लगा होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो अनवांटेड पार्टिकल कंडेंसर से फ्लो हो रहे हैं उसको रिमूव करना। सो द एनालाइजर जो होता है वो जनरेटर का इंटीग्रल पार्ट होता है, या उसको हम अलग से भी लगा देते हैं। तो करते क्या है, जो एनालाइजर है इसको या तो हम जनरेटर के साथ इनबिल्ड कर देते हैं, या इसको हम अलग भी लगा देते हैं। इसके अंदर क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रेस माउंटेड एबव द जनरेटर। एनालाइजर के अंदर ट्रेस की सीरीज लगी होती है, और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है फ्रॉम द एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर से जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आता है, तो द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन फ्रॉम द एब्जॉर्बर एंड द एक्वा फ्रॉम द रेक्टिफायर आर इंट्रोड्यूस एट द टॉप ऑफ द एनालाइजर। तो समझो, रेक्टिफायर और एब्जॉर्बर से जो सॉल्यूशन आता है वो इस एनालाइजर के टॉप पर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। देखो यहाँ आप समझो कि एब्जॉर्बर और रेक्टिफायर से जो सॉल्यूशन आता है उसको हम क्या करते हैं? इस एनालाइजर के टॉप से फ्लो कराते हैं। जब टॉप से फ्लो कराएंगे तो क्या करेगा? ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, और उसके बाद से कहाँ चला जाएगा? जनरेटर में। सो द वेपर इज कूल्ड एंड मोस्ट ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेस, सो दैट मेनली अमोनिया वेपर लीव्स द टॉप ऑफ द लेयर। तो उसमें होता क्या है? वेपर कूल्ड हो जाता है और वाटर वेपर कंडेंस जाते हैं, जिससे कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है? अमोनिया वेपर। तब बात आती है कि हम रेक्टिफायर क्यों लगाते हैं। रेक्टिफायर का नाम से हम रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर जैसे कि नाम से दिख रहा है, तो इस डिवाइस का यूज हम किस लिए करते हैं? इस कंपोनेंट का यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। सो इन केस द वाटर वेपर आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड इन द एनालाइजर, मान लो ऐसा केस हुआ कि एनालाइजर के अंदर जो वाटर वेपर्स है वो कंप्लीटली रिमूव
नहीं हुए, कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए, तो अ क्लोज टाइप वेपर कूलर कॉल्ड रेक्टिफायर इज यूज्ड। ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है रेक्टिफायर, या इसको हम डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि एनालाइजर के अंदर सारे जो वाटर वेपर से वो कंडेंस नहीं हुए, रिमूव नहीं हुए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फर्दर फर्दर एनालाइजर को जोड़ देते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू कूल फर्दर अमोनिया वेपर्स लीविंग द एनालाइजर सो दैट रिमेनिंग वाटर वेपर्स आर कंडेंस। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो वाटर वेपर एनालाइजर में कंडेंस नहीं हुए हैं वो यहाँ पर आकर कंडेंस हो जाए, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का सॉल्यूशन ही इस कंडेंसर में पहुंचे। इसके बाद से बच्चों क्या लगाते हैं यहाँ पर, हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो द हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड बिटवीन द पंप एंड द जनरेटर। देखो दो जगह लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगा रखा हमने, देखो हीट एक्सचेंजर एक तो लगा हुआ है पंप और जनरेटर के, ये रहा जनरेटर ये रहा पंप। तो एक हीट एक्सचेंजर लगता है पंप और जनरेटर के बीच में, किस लिए, कि जो वीक सॉल्यूशन है उसको कूल करने के लिए। तो द हीट एक्सचेंजर प्रोवाइडेड बिटवीन द पंप एंड द जनरेटर is used to cool the weak hot solution returning from the generator to the absorber। समझो जो वीक सॉल्यूशन, ये जो वीक सॉल्यूशन है जो जनरेटर से एब्जॉर्बर की तरफ आ रहा है, इसको कूल करने के लिए इस हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। तो द हीट रिमूव फ्रॉम द वीक सॉल्यूशन raises the temperature of the strong solution leaving the pump and going to the analyzer and generator। उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर हम लगाते हैं यहाँ पर, देखो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर किसके किसके बीच में लगा हुआ है, कंडेंसर और इवोपरेटर के बीच में। कंडेंसर और इवोपरेटर के बीच में भी एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। अब भाई इसको यहाँ पे क्यों लगाया है, सो इन दिस हीट एक्सचेंजर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर, कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है वो सब कूल्ड होता है बाय द लो टेम्परेचर अमोनिया वेपर। तो यहां से जो लिक्विड अमोनिया आ रहा है उसको सब कूल करने के लिए यहाँ पर हम एक हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, और बाकी इसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग सिंपल, जिस तरीके से सिंपल वेपर कंप्रेशन, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की थी, सेम टू सेम वर्किंग इसकी भी है। बट यहाँ पर तीन एडिशनल कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन से, एनालाइजर, रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर। कौन कौन से लगे हैं, एनालाइजर, रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एक आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसकी सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक आइडियल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता क्या है, द हीट क्यूजी इज गिवन टू द रेफ्रिजरेंट इन द जनरेटर। रेफ्रिजरेंट को जनरेटर में कितनी हीट दे रहे हैं, उसके बाद हीट क्यूसी इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर और कूलिंग वाटर फ्रॉम द कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर। तो कंडेंसर और एब्जॉर्बर में कितनी हीट डिस्चार्ज हो रही है उसको क्यू दिखाते हैं, क्यूसी से। देन क्यूई, हीट क्यूई इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द इवोपरेटर। इवोपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, उससे किसको शो करते हैं, क्यू ई के द्वारा से सॉल्व करते हैं। एंड द हीट क्यू पी इज एडेड टू द रेफ्रिजरेंट ड्यू टू द पंप वर्क। पंप वर्क के द्वारा जो पंपिंग प्रोसेस हो रहा है, तो पंप वर्क के थ्रू जो हीट ऐड हो रही है रेफ्रिजरेंट में उसको किससे शो करेंगे, क्यूपी से। सो निग्लेक्टिंग द हीट ड्यू टू पंप वर्क, इस डीए जो क्यूपी है इसको निग्लेक्ट कर दे, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यूसी इज इक्वल टू क्यूजी प्लस क्यूई। इट मीन्स क्या है, जितनी हीट डिस्चार्ज हो रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जितनी हीट वो गेन कर रहा है। तो हीट कहाँ कहाँ पर गेन, ठीक है, कहाँ गेन कर रहा है, जनरेटर में और इवोपरेटर में। उतनी हीट कहाँ डिस्चार्ज कर रहा है, एब्जॉर्बर या फिर कंडेंसर में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू सी इज इक्वल टू क्यू जी प्लस क्यू ई। लेट मान लेते हैं टीजी क्या है, टेम्परेचर एट विच हीट क्यूजी इज गिवन टू द
is given by to the generator. TC, temperature at which heat QC is discharged to atmosphere, and TE क्या है, temperature at which heat is absorbed in the evaporator. तो ये हमने मान लिया है। अब देखते हैं कि इसकी COP कैसे निकलेगी। नो, अभी पता है, सिंस द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी कंसीडर एज ए परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम। हम मान लेते हैं जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, क्या मान लेंगे, एक परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम है, देन the initial entropy of the system must be equal to the entropy of the system after the change in its condition। तो अगर रिवर्सिबल सिस्टम है तो रिवर्सिबल सिस्टम में जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इनिशियल एंट्रोपी शुड बी इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी। तो क्या बन जाएगा, QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE इज इक्वल टू QC अपॉन TC। क्या मिलेगा, देखो, QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE इज इक्वल टू QC अपॉन TC इज इक्वल टू, जो QC इक्वल किसके होगा, QG प्लस QE के। मैंने पिछली क्वेश्चन बताया था अभी, QC किसके इक्वल है, QG प्लस QE के। तो हम QC की जगह पर क्या लिख देंगे, QG प्लस QE। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो QG अपॉन TC प्लस QE अपॉन TC। ठीक, अब G वाले टर्म को एक साथ करो। तो देखो, G वाले टर्म को क्या करेंगे हम यहाँ बच्चों, एक साथ करेंगे। तो QG अपॉन TG और QG अपॉन TC को लागू तो माइनस में आ जाएगा। तो QG अपॉन TC माइनस QG अपॉन TC शुड बी इक्वल टू QE अपॉन TC। यहाँ पर QE अपॉन TC, और इसको इधर ले आओ तो माइनस QE अपॉन TE। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, QG को कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 अपॉन TG माइनस 1 अपॉन TC। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, TG माइनस TC माइनस TG अपॉन TG इंटू TC। यहाँ पर QE है, इसको बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन TC माइनस 1 अपॉन TE। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, TE माइनस TC अपॉन TC इंटू TE। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, QG की। तो QG को छोड़ के बाकी इसको इधर भेज दो। जब भेजोगे तो क्या बनेगा, QG इज इक्वल टू QE, ये टर्म पहले से है, TE माइनस TC अपॉन TC इंटू TE। इस टर्म को यहां भेजोगे तो क्या बन जाएगा, TG इंटू TC अपॉन TC माइनस TG। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो, TC इंटू, समझो, TC माइनस TE, TC माइनस TE अपॉन TC इंटू TE। यहाँ पर क्या जाएगा, TG इंटू TC अपॉन TG माइनस TC। यहां तक आ गया, ठीक है। अब यहां पर समझो, इनमें और यहां पर क्या कॉमन है भाई, TC TC कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दो। तो क्या बच गया, TC माइनस TE अपॉन TE, और यहाँ क्या बच जाएगा, TG अपॉन TG माइनस TC। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमें, तो यहां से हमें क्या मिल गई, QG की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम COP। सो मैक्सिमम COP ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई, COP क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट। तो QE अपॉन QG। तो QE और QG की वैल्यू कितनी थी, QE TC माइनस TE अपॉन TE इंटू TG अपॉन TG माइनस TC। QE से QE कैंसिल हो जाएगा, ये TE ऊपर चला जाएगा और TG माइनस TC भी ऊपर चला जाएगा। तो COP का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पर TE अपॉन TC माइनस TE इंटू TG माइनस TC अपॉन TG। ये बन जाएगा COP का फॉर्मूला, और इसके द्वारा हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में जो TE अपॉन TC माइनस TE है, इट मीन्स कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, इसको हम बोलते हैं इज द COP ऑफ ए Carnot रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ TE एंड TC। जो TE अपॉन TC माइनस TE है, ये क्या है, COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट TE माइनस TC माइनस T, सॉरी, लिमिट TE एंड TC, और एक्सप्रेशन TG माइनस TC अपॉन TG इज द एफिशिएंसी ऑफ Carnot इंजन
वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ टीजी एंड टीसी। तो यहाँ पर दो देखो, दो कार्नोट रेफ्रिजरेंट है जो डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहे हैं, उन दोनों की सीओपी है, और उस तरह की दोनों सीओपी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी फाइंड आउट हो जाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो पहला डिफरेंस क्या, इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम uses low grade energy like heat, therefore may be worked on exhaust system from IC engine, and vapor compression system uses high grade energy like mechanical work। ठीक है, कि पता है थर्मोडायनामिक्स से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है वहां पर कि हीट जो होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है और जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। इन केस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम मूविंग पार्ट्स आर ओनली इज द पंप। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो मूविंग पंप के अंदर होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, बट इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो मूविंग पार्ट होता है वो कंप्रेशर होता है, जिसको भी बहुत हैवी पार्ट होता है और जिसके अंदर वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द सिस्टम वर्क ऑन लोअर इवोपरेटर प्रेशर ऑल्सो विदाउट इफेक्टिंग द सीओपी, while the vapor compression system the COP decreases considerably with decrease in evaporator pressure। थर्ड वन, फोर्थ वन है इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम नो इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लोड ऑन परफॉर्मेंस। अगर लोड को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस पे कोई वर्क नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, अगर अगर लोड को चेंज कर रहे हैं तो वहां पर इफेक्ट पड़ेगा। पांचवा क्या है, लिक्विड ट्रेसेस आउट ऑफ रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट इन पाइपिंग एट द एग्जिट ऑफ इवोपरेटर, बट इन केस ऑफ vapor compression system liquid traces out in suction line may damage the compression, and in case of vapor absorption system automatic operation for controlling the capacity is easy, but in case of vapor compression system it is difficult। जो next difference है, चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सिंपल, यहाँ पे चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इज डिफिकल्ट, और यहाँ पे क्या है, पार्ट लोड परफॉर्मेंस इज लो, बट इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम नो इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड। तो ये था डिफरेंस बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन, जिसको कि हम अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। सो the domestic absorption time refrigeration was invented by two Swedish engineer। जो ये डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर था, इसको दो स्वीडिश इंजीनियर ने डेवलप करा था या इन्वेंट करा था। उनका नाम था कार्ल मुंटर्स एंड बेल्टेजर वॉन प्लेटन in 1925, and this type of refrigerator is also called three flute absorption system। जो इस तरीके का रेफ्रिजरेटर होता है उसको हम थ्री फ्लूट एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं। So the main purpose of this system is to eliminate the pump so that in the absence of moving part the machine become noiseless। इस ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रो रेफ्रिजरेशन है ये थ्रू थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में पंप लगा हुआ था उसको एलिमिनेट करना, जिससे क्या होगा, इस सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, और कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा तो जो मशीन होगी वो नॉइसलेस हो जाएगी। जो थ्री फ्लूइड यूज्ड इन दिस सिस्टम आर अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। यहाँ पर जो तीन फ्लूइड यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। और इस तीनों फ्लूइड के अलग अलग वर्क है। कौन कौन से, तो द अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। अमोनिया को हम यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट बिकॉज it possesses most of desirable properties, and the hydrogen being the lightest gas is used to increase the rate of evaporation of the liquid ammonia passing through the evaporator। तो evaporator से जो liquid ammonia पास होता है उसको, उसके evaporation को रेट के इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का। एंड वाटर का यूज करते इसलिए करते हैं, तो वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट बिकॉज बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अमोनिया readily। जो वाटर होता है उसका यूज हम सॉल्वेंट की तरह करते हैं, क्यों, क्योंकि ये अमोनिया को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब इसका हम डायग्राम देखते हैं पहले, और इसके बाद से इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हीट एक्सचेंजर, देन यहाँ पर मैं लगा रखा जनरेटर, रेक्टिफायर, कंडेंसर, इवोपरेटर, एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये सारे मेन कंपोनेंट है किसके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स टाइप रेफ्रिजरेटर के। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे है इसकी। देखो, द स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन फ्रॉम द एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर कहाँ लगा, यहाँ पर। द स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन फ्रॉम द एब्जॉर्बर passes थ्रू द हीट एक्सचेंजर। पहला क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन है वो एब्जॉर्बर से कहां पास होगा, हीट एक्सचेंजर पे, जहां पर इसको हम हीटेड करेंगे बाई अप्लाइंग द हीट, बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर दिस हीटिंग पर्पस। यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन उसको कहाँ भेजेंगे हम, हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे, जहां पर इसको हीट करेंगे। देन रेक्टिफायर और वाटर सेपरेटर फिटेड बिफोर द कंडेंसर, कंडेंसर से पहले हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, रेक्टिफायर और वाटर सेपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर और वाटर सेपरेटर। सो रेक्टिफायर और वाटर सेपरेटर फिटेड बिफोर द कंडेंसर रिमूव्स वाटर वेपर कैरिड विद द अमोनिया वेपर। मैंने पहले ही बताया था रेक्टिफायर का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो अमोनिया वेपर के साथ वाटर वेपर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करने का काम वो करता है। तो रेक्टिफायर और वाटर सेपरेटर fitted before the condenser removes water carried with the ammonia vapor dry ammonia so that dry ammonia vapor are supplied to the condenser and the hot weak solution left behind in the generator। इस जनरेटर में जो हॉट वीक सॉल्यूशन है वो कहाँ फ्लो करता है, एब्जॉर्बर में थ्रू द, कहाँ फ्लो करता है, वापस देखो, जो यहाँ पर हॉट वीक सॉल्यूशन है वो कहा जाता है, एब्जॉर्बर में थ्रू द हीट एक्सचेंजर। सो दिस हॉट वीक सॉल्यूशन व्हाइल पासिंग थ्रू द एक्सचेंजर इज कूल्ड। और ये जो यहाँ जो हीट देगा वो कौन गेन करेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा होता है। तो द हीट रिमूव बाय वीक सॉल्यूशन इज यूटिलाइजिंग इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर। नाउ द अमोनिया वेपर इन द कंडेंसर are condensed by using external cooling source and the liquid ammonia leaving the condenser flow under gravity to the evaporator, flow under gravity to the evaporator where it meets the hydrogen। यहाँ पर किससे मिलेगा, ये हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको इवोपरेट करने में हेल्प करेगा। मैंने बताया था हाइड्रोजन क्यों यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इज बीइंग fed to evaporator permits in the liquid ammonia to evaporate at low pressure and low temperature। ठीक है, तो इसके बाद से ये कहाँ पहुंच जाएगा, एब्जॉर्बर में, और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये भैया ये क्वेश्चन कम से कम हर साल तो पूछा ही जाता है। मतलब 99% चांस होता है कि हर साल ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो भैया लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है। The lithium bromide absorption refrigeration system uses a solution of lithium bromide in water। ये इन लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या करते हैं कि वाटर के अंदर हम लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर इज बीइंग यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट वेयर एज लिक्विड ब्रोमाइड एज एन एब्जॉर्बेंट। ध्यान रखना, इस सिस्टम में हम वाटर कैसे यूज करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट। इसके पहले जो हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलस वाला, वहां पर अमोनिया को यूज कर रहे थे एज ए रेफ्रिजरेंट और वाटर को यूज कर रहे थे एज ए सॉल्वेंट या एज ए ऑब्जर्वर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर को यूज करेंगे एज ए रेफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड को यूज करेंगे एज एन एब्जॉर्बेंट। अब इस पूरे सिस्टम का डायग्राम जो है यहाँ पर बना हुआ, देखो भाई बहुत बढ़िया डायग्राम है, खूबसूरत सा डायग्राम है, देख के भी तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। देखो, सो फिगर शोज द लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम।
इन दिस सिस्टम, अब देखो यहाँ पे बात करना कि दो दो इक्विपमेंट या दो दो डिवाइसेस एक साथ रखे जाते हैं, तो इन दिस सिस्टम द एब्जॉर्बर एंड इवोपरेटर, the absorber and evaporator are placed in one cell which operates at the same low pressure of the system, and the generator and condenser are placed in another shell which operate at the same high pressure of the system. अब ये होता कैसे है, तो दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम इज डिस्कस्ड बिलो। अब इसके कि भैया किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है जब दो दो डिवाइसेस को एक साथ ले रहे हैं। सो देखो, द वाटर फॉर एयर कंडीशनिंग कॉइल्स और प्रोसेस रिक्वायरमेंट इज चिल्ड एज इट इज पंप थ्रू द चिल्ड वाटर ट्यूब इन द इवोपरेटर। देखो यहां से इन द इवोपरेटर, ये क्या है, चिल्ड वाटर ट्यूब्स, ये क्या है, चिल्ड वाटर ट्यूब्स। तो द वाटर फॉर एयर कंडीशनिंग कॉइल्स और प्रोसेस रिक्वायरमेंट इज चिल्ड एज इट इज पंप थ्रू द चिल्ड वाटर ट्यूब्स in the evaporator by giving up heat to the refrigerant, water spread over the tube। अब क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट को हीट सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर को, यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं। तो जब वाटर को जब स्प्रे करेंगे तो वाटर वेपर दस फॉर्म विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। ये जो वाटर है किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन के द्वारा, विच इज स्प्रेड इन द एब्जॉर्बर, जिसको हम कहां पर स्प्रे कर रहे हैं, एब्जॉर्बर में स्प्रे कर रहे हैं। देन in absorbing the water vapor, the lithium bromide solution help in maintaining very low pressure needed in the evaporator। तो जो लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है वो लो प्रेशर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इवोपरेटर में। एंड द सॉल्यूशन बिकम्स वीक। अब क्या होगा, जो ये वीक सॉल्यूशन होगा, द वीक सॉल्यूशन इज pumped by a pump to the जनरेटर। ये जो वीक सॉल्यूशन है उसको हम कहाँ भेज देंगे, जनरेटर में भेज देंगे, किसके थ्रू, एक पंप के थ्रू। सो द this weak solution is pumped by a pump to the generator where it is heated by using steam or hot water in heating coils, and the a portion of water is evaporated by heat, and the solution now becomes more strong, and this strong solution is passed through the heat exchanger। ये जो strong solution है, देखो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ रहा है वो कहां से पास होगा, हीट एक्सचेंजर से। तो दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर एंड देन स्प्रेड इन द इवोपरेटर। तो कहा गया और कहां पर इसको हम स्प्रे कर रहे हैं, इवोपरेटर पे स्प्रे कर रहे हैं। एंड दिस वीक सॉल्यूशन गेट हीट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इन द हीट एक्सचेंजर, thus reducing the quantity of steam required to heat the weak solution in the generator। इस जनरेटर के अंदर जो हीट सॉल्यूशन को हम स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं। द रेफ्रिजरेंट वाटर वेपर्स फॉर्म्ड इन द जनरेटर, इस जनरेटर के अंदर जो वाटर वेपर फॉर्म्ड हो रहा है आर पास टू द कंडेंसर। वो कहां से पास कराएंगे, कंडेंसर से पास कराएंगे, जहां पर कि ये कंडेंस हो जाएगा बाय द कूलिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू द कंडेंसर वाटर ट्यूब। नाउ द कूलिंग वाटर, देखो द कूलिंग वाटर फॉर कंडेंसिंग इज पंप्ड फ्रॉम द कूलिंग वाटर पॉन्ड और टावर। देखो ये कूलिंग टावर है, यहां से इसको हम पंप करके कहाँ पहुंचाते हैं, यहाँ पर पहुंचाते हैं कंडेंसर पे। ठीक है, सो दिस कूलिंग वाटर फर्स्ट एंटर द एब्जॉर्बर, कहाँ पहुंचता पहले, एब्जॉर्बर में, वेयर इट टेक्स अवे द हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड डाइल्यूशन एंड देन इट ट्रांसफर टू द कंडेंसर। तो ये वर्किंग थी लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम। एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम। तो पहले भैया एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पर कि ना सिस्टम को हीट ट्रांसफर होती है और ना ही सिस्टम से हीट ट्रांसफर होती है। ध्यान रखना, ना ही सिस्टम को हीट ट्रांसफर होती है और ना ही सिस्टम से हीट ट्रांसफर होती है। अब होता क्या, देखो when two quantities of air
हैविंग डिफरेंट इंथैल्पीज, मतलब एयर की दो क्वांटिटीज है जिनकी एंथैल्पी अलग अलग है और उनकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी अलग अलग है, और उनको मिक्स करते हैं। तो व्हेन टू क्वांटिटीज ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट इंथैल्पीज एंड डिफरेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आर मिक्स्ड, द फाइनल कंडीशन ऑफ द एयर मिक्सचर डिपेंड ऑफ द मासेस इन्वॉल्व। अब होता क्या कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज एयर की, ठीक है, जिनकी इंथैल्पीज भी अलग अलग है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अलग अलग है, उनको हम मिक्स कर देते हैं। तो जो फाइनल कंडीशन होती है एयर मिक्सचर की, वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे जो कि इन्वॉल्व है, एंड ऑन द इंथैल्पी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस विच एंटर द मिक्सचर। तो अब इनकी मिक्सिंग होती किस तरीके से, तो समझो नाउ। कंसीडर टू एयर स्ट्रीम, एक एयर स्ट्रीम यहां से आ रही है, एक इस एयर स्ट्रीम यहां से आ रही है, और दोनों ही आइडियाबेटिकली लेट m1 मास ऑफ एयर एंटरिंग एट 1, h1 enthalpy of air entering at 1, w1 specific humidity of air entering at 1. Similarly, m2 h2 w2 corresponding values of air entering at 2, and m3 h3 w3 corresponding values of mixture leaving at 3. ये सारी वैल्यूज मिल गई, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग, हम ये एज्यूम कर लेते हैं assuming no loss of enthalpy and specific humidity during the mixing process। अब जो एयर मिक्सिंग प्रोसेस है, यहाँ पर ना ही एंथैल्पी का लॉस हो रहा है और ना ही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लॉस हो रहा है। देन फॉर मास बैलेंस क्या होगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3। क्यों? इस स्ट्रीम से देखो, यहाँ पर डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ, देखो कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, और यहाँ से निकल रही, तो m1 मास यहाँ से आ रहा था, m2 यहाँ से आ रहा था, m3 यहाँ से निकल रही थी। तो फॉर मास बैलेंस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3, and for energy balance m1 h1 plus m2 h2 is equal to m3 h3। for the energy balance क्या होगा? m1 h1 plus m2 h2 is equal to m3 h3। and for the mass balance of water vapor, हमें water vapor के mass को balance करना है, तो वहां क्या हो जाएगा? m1 w1 plus m2 w2 is equal to m3 w3। क्या बन जाएगा? m1 w1 plus m2 w2 is equal to m3 w3। अब क्या करेंगे? substituting the value of m3 from equation 1 in equation 2। यहां से हम m3 की वैल्यू कहां पुट करेंगे? यहां पर। तो क्या बन जाएगा? m1 h1 प्लस m2 h2, और यहां पर m3 की वैल्यू क्या है? m1 प्लस m2। तो m1 m2 इंटू h3 सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा? m1 h3 प्लस m2 h3। अब क्या करेंगे? m1 वाले टर्म को एक पास ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? m1 h1 माइनस m3 h3 इज इक्वल टू m2 h3 माइनस m2 h2। यहाँ से m1 कॉमन लो, यहाँ से m2 कॉमन लो, क्या बन जाएगा? m1 इन ब्रैकेट h1 माइनस h3 इज इक्वल टू m2, यहाँ बन जाएगा h3 माइनस h2। इसको इधर ले आओ और m2 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू h3 माइनस h2 अपॉन h1 माइनस h3। क्या मिल जाएगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू h3 माइनस h2 अपॉन h1 माइनस h3। सिमिलरली substituting the value of m3 from equation 1 in equation 3, तो वहां पर जब m1 की वैल्यू m3 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? m1 w1 अब m1 अपॉन w1 इज इक्वल टू w3 माइनस w2 अपॉन w1 माइनस w3। क्या मिल जाएगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू w3 माइनस w2 अपॉन w1 माइनस w3। तो इसके पहले वाले और इस इक्वेशन से मिलकर क्या बन जाएगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 upon m2 is equal to h3 minus h2 upon h1 minus h3 is equal to w3 minus w2 upon w1 minus w3। अब इस जो ये एडियाबेटिक मिक्सिंग हुई है, इसको हमने अभी जो डायग्राम दिखाया था आपको यहाँ पे शो कर रखा है, दिस वन, ये देखो इस डायग्राम में इस एडियाबेटिक मिक्सिंग को शो कर रखा है, ठीक है। एंड द फाइनल कंडीशन ऑफ द मिक्सचर कहां पे मिलेगा हमें? पॉइंट 3 पर। मिक्सचर की फाइनल कंडीशन कहां मिलेगी? पॉइंट 3 पर। लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन 1 2, जो स्ट्रेट लाइन 1 2 है उसके यहाँ बीच में ये लाई करेगा। द पॉइंट 3 डिवाइड्स द लाइन
1:2 in the inverse ratio of the mixing masses. So by calculating the value of W3 from equation 6, the point 3 is plotted on the line 1 and 2. तो इस तरीके से adiabatic mixing होती है ऑफ टू स्ट्रीम्स। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये पेपर में 2-3 बार पूछा गया ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये एक बार आप देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, देन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हीटिंग, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -5 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सीओपी ऑफ द सिस्टम। तो एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जहां पर हीटिंग, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन हो रहा है एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो हमें सीओपी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। सबसे पहले क्या, हीटिंग हो रही है, हीटिंग का मतलब टीजी कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 273 ऐड कर देते हैं। तो टीजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 + 273 इज इक्वल टू 373। टीसी की वैल्यू हो जाएगी 20 + 273 इट मींस 293 केल्विन। और जो टीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 + 273 इज इक्वल टू 268 केल्विन। ये वैल्यूज मिल गई। हमें पता है एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मैक्सिमम सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीई अपॉन टीसी माइनस टीई इंटू टीजी माइनस टीसी अपॉन टीजी। वैल्यू पुट करो, टीई कितना है 268, टीसी कितना है 293, टीई कितना है 268, अगेन टीजी कितना है 373, टीसी है 293 अपॉन 373। इसको कैलकुलेट करोगे तो सीओपी कितनी आ जाएगी, 2.3। दो कितना आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, और ये पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करें। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने यूनिट नंबर 3 का पार्ट ए पढ़ा है। उसमें जो हमने टॉपिक कवर कर उसे बताया कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। देन हमने एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेशन, मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंपैरिजन करा। देन हमने एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रेफ्रिजरेट एब्जॉर्बर मिक्सचर पढ़ा। देन हमने बात उसकी एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम पढ़ा। देन हमने अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ा, और उसके बाद से लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ा, और देन उनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा। तो आई होप सो आपको जो है ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इस यूनिट में ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो लिथियम ब्रोमाइड का हो, चाहे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का हो, या फिर सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का हो, या फिर प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हो। इनमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते समय सबसे पहले डायग्राम बनाइए, देन उसके एक एक कंपोनेंट्स को ध्यान से देखिए, और उसके बाद से उसकी वर्किंग को समझ लो। एक की वर्किंग समझोगे, सब में अपने आप वर्किंग वैसी होती चली जाती है। मेन क्या है, इसका डायग्राम बनाना, और डायग्राम में कंपोनेंट को सही जगह पर लोकेट करना। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट।